हेलो, डॉक्टर कौशलेन इंडियन हिस्ट्री में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस की अगली यात्रा यानी भाग 7। भाग 6 में इस बात की समापन की गई थी कि 21 अक्टूबर 1943 के दिन सुभाष बाबू ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था और इसके वो सर्वोच्च कमांडर भी थे, राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, यानी जितने महत्वपूर्ण पद थे सुभाष चंद्र बोस अपने पास रखे हुए थे। और ऐसे अय्यर जी को, जैसे अनुभवी व्यक्ति को, उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय का पद दिया था और उसी दौरान उन्होंने एस चटर्जी जी को वित्त मंत्रालय का दिया था। अपने बड़े भाई रासबिहारी बोस जी को उन्होंने अपना सलाहकार बनाया था और लक्ष्मी स्वामीनाथन जी को महिला कमांडर का प्रमुख बनाया था। इस तरह से कुल 21 लोगों की एक मंत्रिमंडल बनाई थी उस अस्थायी सरकार में, और जिसे कुल 9 देशों ने 1 महीने के अंदर मान्यता भी दे दिया था। उन 9 देशों में जिन्होंने मान्यता दी थी वो इटली, जर्मनी, जापान, चाइना, बर्मा, क्रोशिया, मंचूरिया, फिनलैंड, थाईलैंड जैसे देश उसमें मुख्य थे। यह अपने आप में अस्थायी सरकार को इतने देशों की मान्यता मिलना यह प्रमाणित करता है कि सुभाष बाबू का विदेशों में कद काठी कितना ऊंचा हो गया था। इस अस्थायी सरकार के गठन के ठीक 4 दिन बाद यानी कि 25 अक्टूबर 1943 के दिन सुभाष बाबू ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिलने लगी। इसी दौरान 6 नवंबर 1943 को बृहत्तर एशिया सम्मेलन जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया, जापानी प्रधानमंत्री तोजो के नेतृत्व में, जहां सुभाष बाबू भी भाग लिए। सुभाष बाबू को इसी बृहत्तर एशिया सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री तोजो, जिन पर सुभाष बाबू की जादू इतना कर गया था कि वो अपने पूरे डायट से यानी कि संसद से सुभाष बाबू का परिचय कराए थे, उन्होंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत की इस भूमि को आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया। आजाद हिंद सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उन दिनों ये द्वीप जापान के नियंत्रण में था और अब वो भारत के नियंत्रण में आ गया, विशेषकर आजाद हिंद सरकार के नियंत्रण में। सुभाष बाबू ने इन द्वीपों में अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया। और यही नहीं बल्कि इन द्वीपों के एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक जिनका नाम कर्नल नोग नादर, उन्हें वहां का प्रशासक बना दिया। 30 दिसंबर 1943 को इन्हीं द्वीप पर स्वतंत्रता का ध्वज आजाद हिंद सरकार की ओर से फहरा दिया गया। कितना गर्व का वो पल था जब भारत की भूमि पर पूरी तरह से स्वतंत्र शहीद और स्वराजद्वीप अस्थायी सरकार के कब्जे में आ चुके थे। इसी के बाद अस्थायी सरकार का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून कर दिया गया। यह घटना है जनवरी 1944 की। INA का मुख्यालय भी रंगून कर दिया गया और स्वतंत्रता लीग का भी मुख्यालय रंगून कर दिया गया। इस प्रकार जो सिंगापुर अभी तक सेंटर पॉइंट में था आजाद हिंद सरकार के लिए, अब वो रंगून बन गया, बर्मा की राजधानी। यहां से आजाद हिंद सरकार की गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। जब वो फरवरी 1944 में महत्वपूर्ण विजय अभियान करते हुए कोहिमा और पलेल पर अधिकार कर लिया, मार्च 1944 में अपने सैनिकों से दिल्ली चलो के नारों के उद्घोष के साथ आजाद हिंद सरकार भारत की भूमि पर कदम रखती है। समय है मार्च 1944। इसी दौरान अपने विजय अभियान में आगे बढ़ते हुए आजाद हिंद सरकार ने रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 को भारत के मशहूर प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी जी के नाम एक रेडियो प्रसारण करते हैं सुभाष बाबू, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि बापू, भारत का
भारत के स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध में, इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए। इसी प्रसारण के दौरान सुभाष बाबू ने महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन किया था कि मेरे देश के राष्ट्रपिता, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इस युद्ध को उन्होंने पवित्र युद्ध का नाम दिया था। यह उद्बोधन है 6 जुलाई 1944 का रंगून रेडियो से। इस दौरान पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उधर आजाद हिंद सरकार जापानी सेना के साथ मिलकर पूरे पूर्वी भारत पर अधिकार करती जा रही थी। दिन प्रतिदिन एक एक जिले और एक एक प्रदेश आजाद हिंद सरकार के हाथ लगते जा रहे थे। इस तरह से फरवरी से आजाद हिंद सरकार की जो फौज आगे बढ़ी थी वो निरंतर सितंबर तक बढ़ती रही। इसी बीच में एक तिथि 22 सितंबर 1944 में सुभाष बाबू ने एक शहीदी दिवस मनाया और उस दिन अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की देवी हमसे आजादी की मांग करती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता की देवी खून की बलि मांगती है। इस तरह से ओजस्वी और प्रेरणास्पद भाषण उन्होंने अपने सैनिकों के समक्ष दिया सितंबर 1944 में। और इसी के साथ सुभाष बाबू द्वारा बनाए गए नेहरू ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व दयाल सिंह ढिल्लों जी कर रहे थे, गांधी ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व इनायत खां जी कर रहे थे, और सुभाष ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व शाहनवाज जी कर रहे थे, इन तीनों ब्रिगेड के साथ जापानी सेना के साथ वे पूर्वी भारत पर लगभग अधिकार कर चुके थे कि पासा पलट गई। एक तो वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, जिससे सैनिकों को रसद आदि पहुंचाने में थोड़ी दिक्कतें आने लगी, और दूसरे सैनिकों का नेताजी से संबंध कुछ समय के लिए टूट जाता है और यहीं पर जर्मनी की पराजय भी हो जाती है मित्र देशों के द्वारा और स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब आजाद हिंद को सुरक्षित करने के लिए नेताजी ने पुनः टोक्यो की ओर प्रस्थान करते हैं, जब उनकी अगली घटना हम अगले अंक में प्रसारित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।